शिन जब बहुत छोटा बच्चा था तभी युद्ध ने उसे उसके माता पिता छीन लिए। उसे समझ ही नहीं आता था कि आखिर उसके मम्मी पापा अचानक कहाँ चले गए। एक दिन उसने अपने बड़े भाई रेई से यही सवाल पूछ लिया, लेकिन जैसे ही उसने यह सवाल पूछा रेई का चेहरा गुस्से से भर गया। अगले ही पल उसने शिन का गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। वह चीखते हुए कहने लगा, हमारे माता पिता की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और अब तुम्हारी बारी है। हम देखते हैं कि रेई इतनी जोर से उसका गला दबाता है कि शिन लगभग मर ही जाता है। तभी एक पादरी समय रहते वहां पहुंच जाता है और रेई को पीछे खींचकर शिन की जान बचा लेता है। उस दिन के बाद शिन की गर्दन पर बना वह निशान हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन उस घटना ने उसे सिर्फ एक जख्म नहीं दिया, उसे एक ऐसी शक्ति भी मिल गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मौत के दरवाजे से लौटने के बाद शिन मरे हुए लोगों की आवाजें सुन सकता था। कुछ समय बाद रेई भी युद्ध में चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। करीब 4 साल बाद एक दिन उन अनगिनत आवाजों के बीच शिन को अपने बड़े भाई की आवाज सुनाई देती है। बस तभी से उसे समझ आ जाता है कि रेई अब इस दुनिया में नहीं रहा। यही वह पल था जिसने शिन को सेना में शामिल होने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह लड़ाई थी रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया और जियार्डियन एम्पायर के बीच। शिन रिपब्लिक में रहता था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध में उनकी हार होने लगी वहाँ की सरकार ने एक बेहद क्रूर फैसला लिया। जिसके बाल और आंखें चांदी जैसी नहीं थी उन्हें अब असली अल्बा नागरिक नहीं माना जाएगा और ऐसे सभी लोगों को शहर से बाहर निकालकर एक अलग इलाके में भेज दिया गया। उस जगह का नाम था 86th डिस्ट्रिक्ट और वहीं रहने वाले लोग आगे चलकर 86th के नाम से जाने गए। रिपब्लिक ने इन्हीं लोगों को जगरनाट नाम की युद्ध मशीनें देकर मोर्चे पर भेज दिया। उन्हें कहा गया कि अगर वे 5 साल तक जीवित रहकर लड़ते रहे तो उन्हें आजादी मिल जाएगी। यही वादा कभी शिन के माता पिता से भी किया गया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ था। दुनिया के सामने रिपब्लिक दावा करती थी कि इस युद्ध में कोई इंसान नहीं मरा क्योंकि लड़ाई सिर्फ रोबोट्स के बीच हो रही है, पर असलियत कुछ और ही था। जियार्डियन एम्पायर की तरफ से तो रोबोट्स लड़ रहे थे, लेकिन रिपब्लिक की तरफ से लड़ रहे थे 86 क्योंकि सरकार उन्हें इंसान मानती ही नहीं थी। इसलिए उनकी मौत को कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में गिना ही नहीं जाता था। 4 साल लगातार युद्ध लड़ने के बाद शिन पूरे 86 में सबसे खतरनाक सैनिक बन चुका था। अब हर कोई उसे एक ही नाम से जानता था, द अंडरटेकर। वह स्पीयरहेड स्क्वाड्रन का कप्तान था और उसकी पूरी टीम उन चुनिंदा सैनिकों में शामिल थी जो लगभग 5 साल की सर्विस पूरा करने वाले थे। उन सभी की बस एक ही उम्मीद थी, किसी तरह 5 साल पूरे हो जाए और आखिरकार उन्हें आजादी मिल जाए। हालांकि इतिहास में आज तक कोई भी 86 5 साल तक जिंदा रह ही नहीं पाया। शिन को द अंडरटेकर नाम यूं ही नहीं मिला था, उसके कंधों पर एक ऐसा बोझ था जिसे शायद कोई भी इंसान सह न पाए। अगर युद्ध के दौरान उसका कोई साथी इतनी बुरी तरह घायल हो जाता कि उसका बचना नामुमकिन होता तो शिन खुद उसकी जिंदगी खत्म कर देता। वह ऐसा क्रूएल्टी से नहीं बल्कि दया के कारण करता था, क्योंकि अगर कोई सैनिक जिंदा पकड़ा जाता तो लीजन उसके दिमाग को निकालकर अपने रोबोट्स में इस्तेमाल कर लेते और फिर वही इंसान हमेशा के लिए दुश्मन की मशीन बन जाता। अपने साथियों को उस अंजाम से बचाने के लिए शिन को 500 से भी ज्यादा बार यह दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। हर बार वह अपने मरे हुए साथी का नाम एक धातु के छोटे टुकड़े पर खुद अपने हाथों से लिखता ताकि उनकी याद कभी मिट न सके। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। उनके पुराने कमांडर ने आखिरकार ट्रक कुन का मासिक कोटा पूरा कर लिया था। एक मिशन के दौरान उसने शिन के दिमाग में गूंज रही मरे हुए लोगों की आवाज सुन ली और उस सदमे को वह सह नहीं पाया। अब स्पीयरहेड स्क्वाड्रन को एक नई कमांडर मिलने वाली थी। उसका नाम था व्लादिसेना मिलीजे, या फिर आसान भाषा में बोले तो लेना। लेना रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया की सेना में एक मेजर थी। उसका काम राजधानी में पूरी तरह सुरक्षित बैठकर 86 स्क्वाड्रन को युद्ध में निर्देश देना था और इस युद्ध में सबसे बड़ा खतरा थे लीजन। हर बार जब उन्हें किसी 86 सैनिक का दिमाग मिल जाता वे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाते। लेना अपने सैनिकों से जुड़ी रहती थी एक खास डिवाइस की मदद से जिसे पैरा रेड कहा जाता है। इसके जरिए वह न सिर्फ उनसे बात कर सकती थी बल्कि उनकी भावनाएं और एहसास भी महसूस कर सकती थी। लेकिन लेना बाकी अल्बा लोगों जैसे बिल्कुल नहीं थी। जहाँ बाकी लोग 86 को इंसान तक नहीं मानते थे, उन्हें गुलाम, सुअर और घटिया नस्ल कहकर बुलाते थे, वहीं लेना उन्हें बराबरी का इंसान मानती थी। यही वजह थी कि वह अपने सैनिकों के साथ हमेशा सम्मान से पेश आती थी। एक हफ्ते बाद जैसे ही लेना अपनी नई स्क्वाड्रन से औपचारिक परिचय खत्म करती है, उसे पता चलता है कि दुश्मन हमला करने वाला है। वह तुरंत सबको चेतावनी देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्पीयरहेड स्क्वाड्रन तो हमले की तैयारी काफी पहले से कर चुका था। सैकड़ों लीजन रोबोट्स और उनके सामने मुश्किल से 20 86 सैनिक, लेकिन संख्या से कभी जीत तय नहीं होती। ऊंची पहाड़ियों का फायदा उठाते हुए स्पीयरहेड स्क्वाड्रन ऐसी गोलाबारी शुरू करता है कि लीजन को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो
हो क्या रहा है। कुछ ही मिनटों में रोबोट्स के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। काफी देर बाद वे किसी तरह 86 की लोकेशन पता लगा लेते हैं और मिसाइलों की बारिश शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका एक भी वार निशाने पर नहीं लगता। स्पीयरहेड स्क्वाड्रन की स्पीड और टीम वर्क लीजन से कई गुना बेहतर थी। वह हर मिसाइल से बचते हुए इलाके का पूरा फायदा उठाते हैं और दुश्मन को लगातार कबाड़ में बदलते जाते हैं। आखिरकार लंबी दूरी से हमला करने वाले स्कॉर्पियन टाइप लीजन के कारण उन्हें अलग अलग दिशाओं में हटना पड़ता है, पर लेना लगातार जानकारी देती रहती है, लेकिन शिन उसे साफ शब्दों में कहता है, तुम्हारी जानकारी हमारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि जितनी देर वह कम्युनिकेशन करती उतनी ही आसानी से दुश्मन उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता था। इसके बाद शिन अकेले ही पूरा मोर्चा संभालने निकल पड़ता है। वह बिजली जैसी रफ्तार से मिसाइलें और गोलियों के बीच दौड़ता है, एक रोबोट के ऊपर छलांग लगाकर उसे वहीं खत्म कर देता है। फिर टूटी हुई इमारतों की आड़ लेकर दुश्मन की फायरिंग से बचता है। अपनी जगरनाट की ब्लेड से एक लीजन की टांगे काट देता है और अगले ही पल केबल लॉन्च करके पुल के ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर से छलांग लगाकर एक और रोबोट को खत्म कर देता है। अब लीजन पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक अकेला सैनिक उनकी पूरे सेना पर इतनी भारी कैसे पड़ रहा है। आखिरकार उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है और उस दिन के बाद लेना लगभग हर रोज अपनी स्क्वाड्रन से संपर्क करने लगी और सबसे ज्यादा शिन से। असल में स्पीयरहेड स्क्वाड्रन का कोई भी सदस्य लेना से बात करना ही नहीं चाहता था और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। जिस देश ने उनसे उनके सारे अधिकार छीन लिए, उन्हें इंसान मानने से इनकार कर दिया और हर दिन मौत के मुंह में धकेल दिया, उसी देश के एक अल्बा ऑफिसर पर वे आखिरकार कैसे भरोसा कर सकते थे। लेकिन लेना अब भी उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे लगता है कि अगर वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करेगी तो एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, युद्ध भी खत्म होगा और 86 को उनका हक भी मिलेगा। लेकिन युद्ध किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता। कुछ ही दिनों के बाद पहली बार उसकी अपने स्क्वाड्रन का एक सैनिक उसके सामने मारा जाता है। लेना खुद को उसका जिम्मेदार मानती है और पूरी स्क्वाड्रन से माफी मांगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह जवाब देते हुए गुस्सा करती है। तभी स्क्वाड के कुछ सदस्य उस पर बरस पड़ते हैं। वह कहते हैं कि तुम भी बाकी अल्बा लोगों जैसे ही हो। तुम राजधानी की सुरक्षित दीवार के पीछे बैठकर हमें आदेश देती हो, जबकि मरने के लिए हमें भेजा जाता है। अगर सच में हमें इंसान समझती हो तो कभी हमारे साथ फ्रंट लाइन पर आकर लड़ो। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती कुछ और है। तुमने आज तक हम में से किसी का असली नाम जानने की कोशिश तक ही नहीं की। तुम सिर्फ हमारे कोड नेम इस्तेमाल करती हो, जैसे हम इंसान नहीं बल्कि सिर्फ हथियार हो। अब ये बातें सुनकर लेना पूरी तरह से टूट जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अच्छे इरादे होना ही काफी नहीं होता। उस रात वह दोबारा पूरा स्क्वाड्रन से संपर्क करती है और दिल से माफी मांगती है और इस बार उनसे उनके असली नाम पूछती है। धीरे धीरे अब माहौल चेंज होने लगता है। सब अपने अपने नाम बताने लग जाते हैं और उसके साथ मजाक भी करते हैं और पहली बार लेना को ऐसा महसूस होता है कि शायद उनके बीच की दूरी थोड़ी तो कम हुई है। अब जब सिन अपना नाम बताता है तो लेना अचानक से चौंक जाती है, क्योंकि वह इस नाम को पहले भी सुन चुकी थी और वह नाम था रेई नोजेन, यानी सिन का बड़ा भाई। जब लेना छोटी थी तब उसके पिता उसे 86 की असली जिंदगी दिखाने ले गए थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी सरकार का असली चेहरा देखे ताकि फ्यूचर में वह सही के लिए लड़ सके। लेकिन उसकी सफर के दौरान उनके हेलीकॉप्टर पर लीजन हमला कर देता है। उस हमले में लेना के पिता मारे जाते हैं। लेना किसी तरह जिंदा बच जाती है, लेकिन चारों तरफ दुश्मन के रोबोट्स उसे घेर लेते हैं और उसी समय अचानक रेई वहां पहुंचता है। वह अकेला ही गोलियों की बारिश के बीच दौड़ पड़ता है। एक एक करके वह उन्हें चकमा देता है और सही मौका मिलते ही लीजन रोबोट्स को खत्म कर देता है। उस दिन रेई ने लेना की जान बचाई थी। बातों बातों में उसने सिर्फ एक इच्छा जाहिर की थी, बस 5 साल की सर्विस पूरी हो जाए ताकि वह घर लौटकर अपने छोटे भाई शिन का ख्याल रख सके। लेकिन शिन के लिए रेई की यादें इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसे आज भी याद था जब उसके भाई ने उसी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की थी। हालांकि अब वह सब अतीत बन चुका था, क्योंकि रेई अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि वह पहले ही मर चुका था। सेना में शामिल होने के शुरुआती दिनों में शिन को अपने भाई का पुराना जगरनॉट मिला था। उसके अंदर रेई का शरीर तो मौजूद था, लेकिन उसका दिमाग गायब था और यही बात शिन को सबसे ज्यादा डराती थी। कुछ हफ्तों के बाद एक और लड़ाई के दौरान शिन को अचानक अपनी हाल ही में मरी हुई साथी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वह आवाज सिर्फ शिन ही नहीं
लेना भी सुन लेती है। वह बुरी तरह से घबरा जाती है। तब शिन को सब समझ आ जाता है। लीजन ने उसके साथी का दिमाग चुरा लिया था और अब उसी की चेतना को इस्तेमाल करके नया रोबोट बना दिया गया था। गुस्से से भरा शिन तुरंत अपनी लोकेशन पता लगाता है, पूरी स्क्वाड्रन को वहां बुलाता है और उस मशीन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कम से कम अब उसके साथी की आत्मा को शांति मिल सकती थी। लेना अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे पॉसिबल है। तब शिन उसे उस युद्ध का सबसे भयानक सच बताता है जहाँ रिपब्लिक 86 सैनिकों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती थी। वहीं लीजन उन्हीं सैनिकों के दिमाग चुराकर अपने रोबोट्स तैयार करता है। हर नया दिमाग, हर नई लड़ाई उन्हें पहले से ज्यादा ताकतवर बना रही थी। इसका मतलब साफ था, जिस दिन सारे 86 खत्म हो जाएंगे उस दिन रिपब्लिक के पास लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा और उसी दिन उसका अंत तय होगा। लेकिन लेना अब भी उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे यकीन था कि युद्ध उससे पहले खत्म हो जाएगा। अब कुछ समय के बाद स्पीयरहेड स्क्वाड्रन लंबे समय बाद खुलकर जश्न मनाता है। हम देखते हैं कि खूब हंसी मजाक होती है, खूब शोर शराबा होता है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन युद्ध किसी को ज्यादा देर मुस्कुराने नहीं देती। अगला मिशन वहीं पर शुरू हो जाता है। पूरी स्क्वाड्रन जंगल के रास्ते आगे बढ़ती है। ऊपर से लीजन की भारी तोपें लगातार गोलाबारी कर रही थी। इस बार दुश्मन पहले जैसा नहीं था। उन्होंने स्पीयरहेड की लड़ाई की शैली सीख ली थी और हर चाल का जवाब तैयार था। फिर भी स्पीयरहेड पीछे हटने वालों में से नहीं था। वे पूरी ताकत से जवाबी हमला करते हैं और दर्जनों लीजन रोबोट्स को कबाड़ बना देते हैं। लेकिन दुश्मन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इस बीच एक जगरनॉट विस्फोट के बाद दलदल में जा गिरता है। उसे बचाने के लिए दूसरा साथी आगे बढ़ता है, लेकिन वह भी धमाके की चपेट में आ जाता है। तभी लीजन के नए ह्यूमनॉइड रोबोट्स हमला करते हैं। वे सीधे जगरनॉट से चिपक जाते हैं और खुद को विस्फोट से उड़ा देते हैं। दलदल में फंसी लड़की अब बिल्कुल अकेली थी। चारों तरफ से लीजन उसके करीब आ रहे थे। वह आखिरी कोशिश में अपने पिस्तौल से गोलियां चलाती है, लेकिन उनका उन मशीनों पर कोई असर नहीं पड़ता। उसे समझ आ जाता है अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए दुश्मन के हाथों पकड़े जाने से पहले वह खुद अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेती है। अब लड़ाई खत्म होने के बाद शिन हमेशा की तरह अपने साथियों को खोजने निकलता है। एक सैनिक अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे बचाया ही नहीं जा सकता था। अब भारी दिल के साथ शिन एक बार फिर वही दर्दनाक फैसला लेता है और उसकी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इन लगातार मौतों को देखकर लेना आखिरकार फैसला करती है कि अब वह सिर्फ चुप बैठकर आदेश नहीं मानेगी। वह अपनी स्क्वाड्रन के लिए अतिरिक्त सैनिक मांगती है, हवाई हमला मांगती है और हर तरह की मदद की गुहार लगाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर बैठे अधिकारियों का जवाब सिर्फ एक ही था, अनुरोध स्वीकार किया जाता है। अब कुछ दिनों के बाद स्पीयरहेड स्क्वाड्रन को एक संदिग्ध इलाकों की जांच करने का आदेश मिलता है। शिन को शुरुआत से ही एहसास था कि यह मिशन नहीं है, यह एक जाल है। रिपब्लिक किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि वे 5 साल पूरा करके जिंदा लौटे और जैसा उसने सोचा था और वैसा ही हुआ। अचानक लगभग 75 मील दूर छिपी लीजन की लंबी दूरी वाले तोपे आग उगलना शुरू कर देती है। एक के बाद एक धमाके होते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरी स्क्वाड्रन बिखर जाती है। हम देखते हैं कि 24 सैनिकों में से सिर्फ 9 लोग ही किसी तरह जिंदा बच पाते हैं। अब ये देखकर लेना एक बार फिर अपने सीनियर अधिकारियों से मदद की भीख मांगती है, क्योंकि इस बार दुश्मन के पास पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली रोबोट और भारी हथियार मौजूद थे। लेकिन रिपब्लिक एक भी नया सैनिक भेजने वाली नहीं थी। आखिरकार स्पीयरहेड स्क्वाड्रन फैसला करता है कि अब लेना को पूरा सच बता दिया जाए। वे बताते हैं कि उनकी 5 साल की सर्विस लगभग पूरी होने वाली है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। रिपब्लिक कभी नहीं चाहती कि कोई भी 86 5 साल पूरा करके जिंदा बचे। जो राशन, जो गोला बारूद और जो नए संसाधन भेजे जा रहे हैं वे उनके लिए नहीं है, वे उस असली स्क्वाड्रन के लिए है जो इनके मरने के बाद उनकी जगह लेगी। इसलिए उन्हें बार बार ऐसे मिशनों पर भेजा जा रहा है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है और आगे आने वाले हर मिशन भी एक आत्मघाती मिशन ही होगा। अब ये सुनकर लेना पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि अगर उन्हें सब पता है तो वे भाग क्यों नहीं जाते या फिर अपने जगरनॉट्स का इस्तेमाल करके रिपब्लिक से बदला क्यों नहीं लेते। तभी स्क्वाड्रन का वॉइस कैप्टन कहता है अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि हर अल्बा उनके दुश्मन नहीं है। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अतीत में 86 की जान बचाई, उन्हें छिपाया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई भी लड़ी। कुछ लोगों की इंसानियत अब भी जिंदा है, इसलिए वे उन मासूम लोगों को लीजन के हवाले नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, वे अपने उन साथियों की कुर्बानी को भी बेकार नहीं जाने देंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने साथ लड़ाई
लड़ी, साथ हंसे, साथ जिए और साथ ही अपने दोस्तों को खोया, इसलिए वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे मंजिल मौत ही क्यों न हो। अब यह सब सुनने के बाद लेना चुप बैठने का फैसला नहीं करती। वह अपनी बचपन की दोस्त एनेट से मदद मांगती है, जो रिपब्लिक के सैन्य अनुसंधान विभाग में काम करती है। लेना चाहती है कि एनेट किसी तरह इस अन्याय को रोकने में उसकी मदद करे, लेकिन एनेट उम्मीद से बिल्कुल उल्टा जवाब देती है। उसके अनुसार अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है। 9 साल से पूरी रिपब्लिक इसी नस्ल भेद में डूबी हुई है और अकेली लेना की न्याय की भावना पूरे देश की सोच नहीं बदल सकती। लेकिन लेना हार मानने वालों में से नहीं थी। वह बार बार कहती रही, किसी भी तरह हमें 86 को बचाना होगा। तभी एनेट का सब्र टूट जाता है। वह अपना सबसे बड़ा राज बताती है। युद्ध शुरू होने से पहले उसका सबसे अच्छा दोस्त भी एक 86 बच्चा था। दोनों हर दिन साथ खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उस दोस्ती का विरोध करना शुरू कर दिया। समाज के दबाव में आकर एनेट ने खुद उसी बच्चे से कह दिया कि वह सिर्फ एक गंदा 86 है, जो कभी अल्बा जैसा शुद्ध नहीं बन सकता। और उसी दौरान एनेट के माता पिता उस बच्चे और उसके परिवार को छिपाकर बचाना चाहते थे, लेकिन डर और स्वास्थ्य में अंधी एनेट ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया और देखते ही देखते पूरा परिवार पकड़कर 86th डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया। एनेट सैड होते हुए कहती है, यही इस देश की सच्चाई है। यहाँ सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा समाज अपराधी है। हर कोई किसी न किसी तरह इस अत्याचार में शामिल है। यहाँ तक कि पैरा रेड सिस्टम भी 86 लोगों पर किए गए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है। अब बहस खत्म होने के बाद लेना आखिरी उम्मीद लेकर जनरल के पास पहुँचती है। वह एक बार फिर स्पेयरहेड स्क्वाड्रन के लिए मदद मांगती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार जवाब पहले से भी ज्यादा क्रूअल था। जनरल साफ शब्दों में कहता है, किसी भी 86 को जिंदा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि रिपब्लिक जानती है कि उसने वर्षों तक उनके साथ भयानक अपराध किए हैं और अब उन अपराधों को छिपाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, 86 का पूरी तरह सफाया। इसी बीच शिन को एक बार फिर अपने भाई रेई की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चल जाता है कि अब उसका भाई कहीं पास ही मौजूद है। वह तुरंत लेना से संपर्क करता है और उसे अपने फैसलों के बारे में बताता है। वह अपने भाई के लीजन को हमेशा के लिए खत्म करेगा। दोस्तों, लीजन का मतलब है एक पूरी आर्मी। अब आगे वह कहता है कि अगर वह इस लड़ाई में जिंदा बच गया तो रिपब्लिक छोड़कर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करेगा। अब स्पेयरहेड स्क्वाड्रन में सिर्फ 5 लोग बचे थे। सभी जानते थे कि शायद यह उनकी आखिरी रात है, इसलिए वे अपने बेस पर आखिरी बार साथ बैठते हैं, हंसते हैं, पुरानी बातें करते हैं और बिना कुछ कहे एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। अब अगली सुबह पांचों अपनी अंतिम लड़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर तक पहुंचते ही उन्हें रेई का लीजन दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ सैकड़ों और लीजन भी मौजूद थे। 5 सैनिक और सामने पूरी सेना। अब यह लड़ाई स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल लग रही थी। तभी शिन फिर से अपने भाई की आवाज सुनता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है और वह बिना डरे सीधे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बाकी चारों साथी भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। अचानक लीजन की लंबी दूरी वाली तोपें एक साथ आग बरसाने लगती है। पूरा जमीन धमाकों से कांप उठती है, लेकिन शिन के दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट था, वो था रेई। आखिरकार अब दोनों भाई आमने सामने आ जाते हैं। शिन लगातार गोलियों और हमलों से बचते हुए जवाबी फायर करता है। उसे एक सही मौका मिलता है और वह पूरी ताकत से भारी तोप दाग देता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। शिन फिर से पीछे हटकर बचाव करता है। तभी एक लीजन रोबोट पीछे से उस पर अटैक करने आता है, लेकिन अचानक रेई खुद उस रोबोट को खत्म कर देता है। हालांकि उसका दिमाग अब लीजन के अंदर कैद था, फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं उसका असली व्यक्तित्व बाकी था। वह लड़ाई को सिर्फ अपने और शिन के बीच का मुकाबला बनाना चाहता था। उधर बाकी 4 सदस्य अपनी आखिरी गोलियां चलाकर लीजन की भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पल के लिए ऐसा लगा शायद वे सचमुच जीत सकते हैं, लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक होराइजन के उस पार से लीजन की एक और विशाल सेना दिखाई देती है, पहले से भी कई गुना ज्यादा। अब बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और ठीक उसी समय लेना का कम्युनिकेशन चालू होता है। इस बार वह सिर्फ आदेश देने नहीं आई थी, उसने अपने सारे नियम तोड़ दिए थे और बिना किसी अनुमति का इंतजार किए सीधे पूरे बैटलफील्ड पर एरियल स्ट्राइक लॉन्च कर दी। आखिरकार एनेट ने मदद करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। 9 साल पहले जिस 86 बच्चे को उसने समाज के डर से ठुकरा दिया था, वह कोई और नहीं बल्कि शिन था। सालों से उसके अंदर जमा होता गिल्ट फीलिंग और यह जानने की बेचैनी की शिन जिंदा भी है या नहीं, आखिरकार उसे लेना का साथ देने पर मजबूर कर देती है। उधर शिन अब भी अपने भाई रेई से मौत की लड़ाई लड़ रहा था। वह लगातार उसके हमलों से बचते हुए कमजोर जगहों पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। बिजली जैसी रफ्तार से जिग-जैग मूवमेंट करते हुए वह 3 दिशाओं से आती गोलियों के बीच रास्ता बनाता है, फिर हवा में ऊंची छलांग लगाता है। अपने जगरनॉट की ब्लेड से रेई की लीजन
लीजन पर जोरदार वार करता है और तुरंत एक मिसाइल दाग देता है और एक ही पल के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ चेंज हो जाता है। रेई का लीजन कोई नॉर्मल मशीन नहीं था, वह लिक्विड मेटल से बना था। धमाके का असर लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसके शरीर से धातु की कई भुजाएं निकलकर सीधे शिन पर हमला कर देती है। शिन बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार जोरदार वार से दूर जा गिरता है और वहीं पर बेचारा बेहोश हो जाता है। उसी समय स्पीयरहेड स्क्वाड्रन के बाकी मेंबर्स उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनका हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए नहीं था, क्योंकि ठीक उसी पल लेना पूरे इलाके पर एक और मिसाइल हमला करवा देती है। रेई नहीं चाहता था कि कोई और उसके भाई को मारे, इसलिए वह खुद शिन को उस धमाके से बचा लेता है। अब बेहोशी की हालत में पड़ा शिन आखिरी बार अपने जगरनॉट को संभालता है। वह मशीन को सीधा करता है और ऊपर छलांग लगाता है और बेहद करीब से अंतिम गोली चला देता है। इस बार रेई का लीजन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। शिन का मिशन यहाँ पर अब पूरा हो चुका था। उसका बड़ा भाई आखिरकार शांति से सो सकता था। सालों से दबाए हुए आंसू पहली बार उसकी आंखों से निकलते हैं। उसे अपने भाई के साथ बिताए कुछ अच्छे पल याद आते हैं और वह चुपचाप रो पड़ता है। अब स्पीयरहेड स्क्वाड्रन के सिर्फ 5 सदस्य बचे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब रिपब्लिक लौटना नहीं है, वह कहीं दूर एक आजाद और शांत जिंदगी की तलाश करेंगे। लेकिन जाने से पहले वे लेना को आखिरी बार संदेश भेजते हैं। ये सुनते ही लेना टूट जाती है। वह रोते हुए बस एक ही बात कहती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अब कुछ हफ्तों के बाद रिपब्लिक से बहुत दूर निकल आने के बावजूद उन्हें अब तक कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली थी। वह जहाँ भी जाते वहाँ लीजन पहले से मौजूद होता। आखिरकार वे एक सुनसान और टूटी हुई स्कूल बिल्डिंग में रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन शिन को दूर से लीजन की आवाजें सुनाई देने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि यह शायद उन सब की आखिरी रात है और अब उनके पास सिर्फ एक ही जगरनॉट बचा था। रास्ते में शिन मजाक मजाक में ड्राइविंग अपने साथी को दे देता है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक रुक जाता है। वह कहता है जिसके हाथ में जगरनॉट होगा लड़ाई भी उसी को लड़नी पड़ेगी, और इतना कहकर वे अकेला ही आगे निकल पड़ता है। बाकी साथी समझ जाते हैं कि शिन उन्हें बचाने के लिए खुद मौत का सामना करने जा रहा है, लेकिन शिन पूरी लीजन सेना के सामने खड़ा हो जाता है। वह लगातार गोलियों और मिसाइलों से बचते हुए एक के बाद एक रोबोट तबाह करता जाता है। उस पल वह सचमुच एक पूरी सेना के बराबर लड़ रहा था, लेकिन तभी दूर कहीं से दागी गई एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज तोप का गोला सीधे उसके जगरनॉट से टकराता है। फिर दूसरा हमला और फिर तीसरा हमला होता है। अब उसकी मशीन पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी, हिलना तक नामुमकिन था। धीरे धीरे लीजन उसके करीब आने लगते हैं। उनका मकसद साफ था, शिन का दिमाग हासिल करना। ठीक तभी उसके बाकी साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सिर्फ मशीन गनों के सहारे वे पूरी लीजन सेना से भिड़ जाते हैं, लेकिन अंजाम पहले से डिसाइड था। चारों तरफ विस्फोट होने लगते हैं। एक एक करके शिन के आखिरी साथी भी उसके सामने गिरने लगते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है और लीजन धीरे धीरे शिन की ओर बढ़ रहे थे, उसका दिमाग अपने कब्जों में लेने के लिए। उधर स्पीयरहेड स्क्वाड्रन के जाने के कई दिनों के बाद लेना पहली बार उनके पुराने बेस पर पहुंचती है। अब वहां की हालत देखकर उसकी आंखें भर जाती है। हम देखते हैं कि टूटी हुई बैरकों, खाली कमरों और हर जगह बिखरी हुई यादों के बीच उसे शिन का छोड़ा हुआ आखिरी संदेश मिलता है। उसमें लिखा था, अगर कभी हमारी हड्डियां मिले तो हमारे लिए फूल जरूर लाना। अब यह संदेश लेना के दिल पर हमेशा के लिए छप जाता है। उसी दिन वह फैसला करती है कि अब वह सिर्फ आदेश मानने वाली ऑफिसर नहीं रहेगी, वह हर 86 के लिए लड़ेगी। जो भी जिंदा है। स्पीयरहेड स्क्वाड्रन के गायब होने के बाद लेना पूरी तरह अकेली पड़ जाती है, लेकिन उनके साथ बिताए हुए पल उसे आगे बढ़ने की ताकत देते रहते हैं। एक दिन वह अपने अंकल कर्नल जोरोम से मिलने जाती है। रास्ते में कई अधिकारी उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वह अब भी 86 को इंसान मानती थी, जबकि बाकी लोग सिर्फ युद्ध की मशीन समझते थे। हम देखते हैं कि लेना किसी की बात का जवाब नहीं देती, वह सीधे अपने अंकल से मिलती है। कर्नल भी उसे समझाते हैं कि उसके तरीकों की वजह से सेना में लगातार शिकायतें आ रही हैं, पर फिर भी लेना पूरी आत्मविश्वास से कहती है उसे पता है कि वह क्या कर रही है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद उसे उसकी नई स्क्वाड्रन लीडर साइक्लॉप्स का कॉल आता है। लेना उसे सीमा पर निगरानी जारी रखने और हर गतिविधि की रिपोर्ट देने का आदेश देती है। इसके बाद वह एनेट से मिलने निकल पड़ती है। साइक्लोप्स को एक बात समझ नहीं आती। वह पूछती है, तुम एनेट को उसके असली नाम से क्यों नहीं बुलाती, सिर्फ कोड नेम ही क्यों इस्तेमाल करती हो?
अब लेना कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर वह स्माइल करते हुए कहती है क्योंकि यही एक हैंडलर का नियम है, अगर वह सैनी को उनके असली नाम से बुलाएगी तो उनसे भावनात्मक रिश्ता बन जाएगा और एक बार फिर वह वही दर्द झेलना नहीं चाहती जो स्पीयरहेड स्क्वाड्रन को खोने के बाद झेला था। फिर भी उसके दिल में आज भी एक उम्मीद बाकी थी, शायद कभी न कभी शिन और उसके साथी अब भी जिंदा हो, और किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया। अपनी आखिरी आत्मघाती लड़ाई के बाद शिन और उसके साथी सचमुच बच गए थे। हम देखते हैं कि अब लीजन उन्हें घेर चुके थे। बेहोश पड़े शिन को ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी सपने की दुनिया में पहुंच गया हो। वहाँ उसके सामने उसका बड़ा भाई रेई खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि सुकून था। रेई मुस्कुराते हुए शिन से कहता है, उठो और अपने साथियों के साथ आखिरी सांस तक चलते रहो। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और पीछे मुड़कर बस इतना कहता है, कभी कभी मुझे याद भी कर लिया करना, और चाहे कुछ भी हो अपनी खुशी ढूंढना मत छोड़ना। अब हम इसके बाद देखते हैं कि शिन पूरी पावर से उसके पीछे भागता है, लेकिन जितना वो दौड़ता है रेई उससे उतना ही दूर होता जाता है और आखिरकार उसकी परछाई भी गायब हो जाती है। उसी पल शिन की आंख खुल जाती है। वह खुद को एक मेडिकल रूम में पाता है जहाँ कुछ लोग हेजमेट सूट पहनकर शीशे के पीछे से उसे देख रहे थे। तभी कमरे में फेडरेसी ऑफ जियार्ड के राष्ट्रपति अर्नस्ट आते हैं। वे मुस्कुराते हुए अपना इंट्रो देते हैं और शिन का इस नए देश में स्वागत करते हैं। अर्नस्ट बताते हैं कि जियार्ड ने पुराने साम्राज्य को हराकर उसकी तानाशाही खत्म कर दी थी। फिर वे बताते हैं कि उन्हें शिन और उसके साथी उस समय मिले जब लीजन उन्हें हराकर लगभग मौत के हवाले कर चुकी थी। अब यह सुनते ही शिन घबरा जाता है। उसे अपने साथियों की लाशें याद आने लग जाती है और वह घबरा कर बैठ जाता है। तभी कमरे की कांच की दीवार आर पार दिखने लग जाती है और बाहर उसके सभी दोस्त बिल्कुल सही सलामत खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें जिंदा देखकर शिन पहली बार राहत की सांस लेता है। अर्नस्ट उन सब से मिलता है और भरोसा दिलाता है कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित है। बाद में सभी साथी उस आखिरी लड़ाई को याद करते हैं। सब जानते थे कि अकेले लीजन से भिड़ना मौत को बुलाने जैसा था। शिन भी मानता है कि उसने बहुत बड़ा जोखिम लिया था और पहली बार अपने दोस्तों से दिल से माफी मांगता है। अब देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है। अर्नस्ट फिर आता है और इस बार एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाता है। वह सभी 86 को आधिकारिक तौर पर फेडरेसी की नागरिकता दे देता है। शुरुआत में किसी को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत और भेदभाव देखा हो उनके लिए किसी की दया पर विश्वास करना आसान नहीं होता। लेकिन अर्नस्ट उन्हें एक नई दुनिया दिखाने का फैसला करता है। जैसे ही वे शहर की सड़कों पर निकलते हैं उनकी आंखें चौंक जाती है। चारों तरफ हंसते हुए लोग, बच्चों की खिलखिलाहट, खुली आजादी और बिना किसी डर के जीती हुई जिंदगी। अब ये सब देखकर 86 के सैनिकों को यकीन ही नहीं होता कि ऐसी दुनिया सच में हो सकती है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कभी ऐसी दुनिया देखी ही नहीं। हालांकि रास्ते में उन्हें कुछ प्रोटेस्टर्स भी दिखाई देते हैं। अरे जंतर मंतर वाले नहीं, जो रिपब्लिक में फंसे बाकी 86 लोगों को बचाने की मांग कर रहे थे। अब इसके बाद अर्नस्ट उन्हें अपने घर ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक छोटी सी शरारती लड़की फेडरिका से और फिर वह ऐलान करता है जिसे सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। वह कहता है, आज से तुम सब मेरे गोद लिए हुए बच्चे हो। यानी अब उनके पास पहली बार एक परिवार था। अब रात को अर्नस्ट शिन के कमरे में आता है। उसके हाथ में एक धातु की पहचान पट्टिका थी। यह उसके भाई रेई की पुरानी मशीन से मिली थी। उसे देखते ही शिन की सारी पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती है। अब वह बिना कुछ बोले बस उसे हाथ में पकड़े बैठा रहता है। धीरे धीरे सभी अपनी नई जिंदगी में ढलने लगते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि शिन लाइब्रेरी जाता है। वहाँ एक छोटी लड़की नीना उसी किताब को लेने आती है जिसे शिन देख रहा था। शिन बिना कुछ कहे उसे किताब दे देता है, लेकिन उसके ठंडे चेहरे को देखकर नीना डर जाती है और बेचारी वहाँ से भाग जाती है। अब कुछ देर के बाद उसका भाई यूजिन उसे वापस लेकर आता है और शिन का धन्यवाद करता है और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ फेडरिका और नीना भी अच्छी दोस्त बन जाती है। ऐसा लगने लगा था कि शायद अब उसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन शिन के सपने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हर रात उसे मारे गए 86 सैनिकों की आवाजें सुनाई देती है जो उससे मदद की गुहार लगाते थे। वह उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन हर बार उसके हाथ खाली होते। उसके पास हथियार ही नहीं होता। एक दिन लाइब्रेरी में भी वही सपना देखते देखते शिन सो जाता है। यूजिन उसे जगाता है और आने वाली सैन्य परेड में चलने का इनविटेशन देता है। वह बताता है कि जल्द ही वह सेना की एकेडमी में भर्ती होने वाला है, क्योंकि बॉर्डर पर फिर से युद्ध बहुत तेज होते जा रहा है और वह नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन नीना कभी इस युद्ध का शिकार हो। अब उसकी बात सुनकर शिन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह यूजिन की भावना समझ रहा था। अब मिलिट्री परेड शुरू होती है और 86 के सभी सैनिक एक बार फिर अपने पुराने
संकल्प को याद करते हैं कि इस युद्ध को खत्म करना ही उनका असली मकसद था। अब उस रात कुरेना अपने दिल की बात सबके सामने रखती है। वह कहती है कि उसे यह शांतिपूर्ण जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, उसे फिर से युद्ध के मैदान में लौटना है, क्योंकि जब तक लीजन जिंदा है वह चैन से नहीं बैठ सकती। हैरानी की बात यह थी कि बाकी साथियों की सोच भी बिल्कुल यही थी। जब उन्होंने अपनी इच्छा अर्नस्ट को बताई तो वह दुखी जरूर हुआ, लेकिन उसे पहले से अंदाजा था कि एक दिन ऐसा होगा। आखिरकार वह उन्हें सैन्य अकेडमी में भर्ती होने की अनुमति दे देता है। तभी फेडरिका अपनी असली पहचान बताती है। वह बताती है कि वह कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि पुराने जियार्ड साम्राज्य की आखिरी राजकुमारी थी, वही साम्राज्य जिसने लीजन को बनाया था। फिर भी किसी ने उसे नफरत नहीं की, क्योंकि उस समय वह सिर्फ एक मासूम बच्ची थी। फेडरिका बताती है कि उसकी एक खास शक्ति है, वह लोगों का अतीत और वर्तमान देख सकती है, कुछ वैसे ही जैसे शिन मरे हुए लोगों की आवाजें सुन सकता था। वह यह भी जानती थी कि शिन और उसके भाई रेई के बीच क्या हुआ था। फेडरिका उनसे एक और विनती करती है कि वह भी उनके साथ जाना चाहती थी, ताकि अपने पुराने रक्षक क्रिया, जो अब तक लीजन मशीन बन चुका है, उसे बचा सके। अब सभी उसकी बात मान लेते हैं और नए साल की शुरुआत के साथ वे अर्नस्ट को अलविदा कहकर एक बार फिर युद्ध के रास्ते निकल पड़ते हैं। अब मिलिट्री एकेडमी में शिन और यूजिन की दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक ट्रेनिंग अभ्यास के दौरान शिन अपनी शानदार प्लानिंग से सभी को हैरान कर देता है। हालांकि उसकी यह चाल एक बड़े हादसा में बदलते बदलते बचती है, जिसकी वजह से उसे और यूजिन दोनों को सजा मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जलन होती है मार्सेल को। उसे लगता है कि 86 लोग इंसान नहीं बल्कि युद्ध के लिए बने हुए राक्षस है। उधर वही लेफ्टिनेंट ग्रेटे 86 के सभी सदस्यों को एक खास जगह लेकर जाती है। यह कभी लीजन का बैटलफील्ड हुआ करता था, लेकिन अब यह उन सैनिकों की याद में बना एक स्मारक था जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। चारों तरफ पुरानी युद्ध मशीनें खड़ी थी और बीच में उनके शहीद साथियों के नाम लिखा हुआ एक विशाल स्मारक। अब ये सब देखकर सभी की आंखें नम हो जाती है। ग्रेटे उन्हें अपने नॉर्डलिक स्क्वाड्रन में शामिल होने का इनविटेशन देती है। तभी हम देखते हैं कि उसी समय फेडरिका भी वहाँ पर पहुँच जाती है अपने प्यारे रोबोट फिडो के साथ, जिसे उन्होंने रिपब्लिक के खंडहरों से ढूंढा था और ग्रेटे ने बड़ी मेहनत से फिर से ठीक करवा दिया। ग्रेटे उन्हें अपने नए और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर रेगिन लिफ रोबोट दिखाती है। पुराने जगरनॉट की जगह अब यही मशीनें इस्तेमाल होने वाली थी। 86 के सभी साथी अपने नए हथियार देखकर खुश हो जाते हैं। उसी समय फेडरिका शिन को उसकी पुराने पिस्तौल वापस देती है। यह वही पिस्तौल थी जिसे अर्नस्ट ने इतने समय तक संभाल कर रखा था। उसे हाथ में लेते ही शिन के चेहरे पर काफी समय बाद थोड़ी सी स्माइल आती है। उसके साथी भी उसे मुस्कुराते देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जियार्ड की पश्चिमी सीमा पर युद्ध लगातार और खतरनाक होता जा रहा था। एकेडमी से निकले गए सैनिक अब सीधे उसी जंग में उतर चुके थे। इन्हीं में यूजीन भी था। वह अपने साथी के साथ लड़ रहा था। तभी अचानक कई लीजन रोबोट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब बचने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी। तभी बिजली की रफ्तार से एक रेगिन लिफ मैदान में आता है। उसे चला रहा था शिन। हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में वह कई लीजन मशीनों को उड़ा देता है और बाकी दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। अब लड़ाई खत्म होने के बाद शिन, यूजिन और फेडरिका साथ बैठकर खाना खाते हैं। बातों बातों में यूजिन कहता है कि उसे सबसे ज्यादा चिंता नीना की होती है। वह नहीं चाहता कि उसकी छोटी बहन कभी युद्ध देखे। फेडरिका यह मूवमेंट कैमरे में कैद कर लेती है और शिन और यूजिन की एक पिक्चर भी ले लेती है। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक पूरे बेस में खतरे का अलार्म बज उठता है। लीजन ने फिर हमला कर दिया था। सभी सैनिक तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते यूजिन मुस्कुराकर कहता है, दोस्त लौटकर मिलते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान यूजिन बुरी तरह से घायल हो जाता है। जब फेडरिका यह खबर शिन को देती है तो वह बिना एक पल गवाए उसके पास पहुंचता है। अब यूजिन की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। मरने से पहले उसकी बस एक आखिरी इच्छा थी। वह अपनी बहन नीना की तस्वीर देखना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्सेल पहुँच जाता है। वह गुस्से में शिन को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि अगर शिन और कोशिश करता तो शायद यूजिन बच सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि शिन को ऐसे आरोप सुनने का हैबिट था। वह बिना कुछ कहे सिर्फ इतना बोलता है, सावधान रहना, लीजन फिर हमला कर सकता है। और फिर इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय के बाद शिन की मुलाकात फिर से राइडेन से होती है। दूसरी तरफ ग्रेटे अपने नए रेगिन लिफ प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आखिरकार वह 86 टीम को बुलाती है ताकि वे नई मशीनों के बारे में अपनी राय दे सके।
अब 86 के सैनिक बिना डरे अपनी सच्ची राय बताते हैं। कुछ बातें अधिकारियों को पसंद नहीं आती, लेकिन ग्रेटे अपनी ईमानदारी की इज्जत करती है क्योंकि वह जानती थी कि युद्ध का असली अनुभव इन्हीं लोगों के पास है। अब उस रात फेडरिका और शिन अकेले बात करते हैं। शिन कहता है कि शायद लोगों से ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट में सब मर जाते हैं, जैसे यूजीन। लेकिन फेडरिका उसकी बात से सहमत नहीं होती। वह कहती है रिश्तों की कीमत उनकी लंबाई से नहीं बल्कि उनसे जुड़ी यादों से होती है। फिर वह अपने पुराने रक्षक क्रिया की कहानी बताती है। क्रिया हमेशा उसे बचाना चाहता था, लेकिन हालत ऐसे बने कि वही लीजन का हिस्सा बन गया। अब फेडरिका को डर था कि कहीं शिन का भी वही अंजाम न हो, क्योंकि वह एक और अपने इंसान को खोना नहीं चाहती थी। बाद में शिन फेडरिका को उसके कमरे तक छोड़कर बाहर निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात राइडेन से होती है। अब दोनों बात करते हैं कि शिन ने ग्रेटे को पहले ही बता दिया था कि बहुत बड़ी संख्या में लीजन आने वाले हैं, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। राइडेन शिन को समझाता है कि उसे अपनी खास शक्ति यानी मरे हुए लोगों की आवाज सुनने वाली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना लोग उससे डरने लगेंगे। शिन भी उसकी बात मान लेता है। फिर वह दिन आ ही जाता है जिसका सभी को डर था। सुबह सुबह शिन सबको जल्दी जगा देता है। कई लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद पता चलता है कि शिन सही था। पूरी सीमा पर लीजन ने अचानक हमला बोल दिया। अब चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही मिनटों में पश्चिमी मोर्चे के कई सैनिक मारे जाते हैं। ग्रेटे ये सब देखकर हैरान रह जाती है। दुश्मनों की संख्या उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा थी। अब इंतजार करने का समय खत्म हो चुका था। शिन और उसकी पूरी टीम तुरंत रेगिनलीफ लेकर मैदान में उतर जाती है। जैसे ही 86 लड़ाई शुरू करते हैं, लीजन की कई मशीनें मिनटों में कबाड़ बन जाती है। उनकी शानदार लड़ाई देखकर बाकी सैनिकों का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। दूर दूर तक लीजन की और भी बड़ी सेना दिखाई दे रही थी। उधर फेडरिका अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके क्रिया को खोजने की कोशिश करती है। आखिरकार उसे उसकी मौजूदगी महसूस हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक और डरावना दृश्य दिखाई देता है। वह देखती है कि शिन अकेला ही दुश्मनों के बीच घुस चुका है और उसका फेस बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे उसे मौत का कोई खौफ ही ना हो। अब यहाँ पर फेडरिका घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं शिन भी क्रिया की तरह खुद को इस युद्ध में खो ना दे। इधर शिन अकेले ही लीजन की पूरी सेना पर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में चारों तरफ दुश्मनों की टूटी हुई मशीनें बिखर जाती है, लेकिन तभी शिन अपनी उसी खतरनाक हालत से बाहर आता है और उसे एहसास होता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली युद्ध तो अभी शुरू होने वाला है। अब लड़ाई खत्म होते ही ग्रेटे तुरंत रेडियो पर चिल्लाती है, सब लोग वापस लौटो, अभी के लिए लीजन पीछे हट चुका है। अब पूरी टीम बेस पर लौट आती है, लेकिन हम देखते हैं कि फेडरिका बहुत गुस्से में थी। वह शिन से कहती है, तुम बिल्कुल क्रिया जैसे बनते जा रहे हो, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं है। आगे शिन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फेडरिका अपनी एक और डरावनी शक्ति के बारे में बताती है। उसे एक भयानक सीन दिखाई दिया था। उसके अनुसार लीजन अब रिपब्लिक के 85 जिलों पर हमला करने वाला है। इतने में अचानक उसे फिर से एक विजन आता है। इस बार उसमें क्रिया दिखाई देता है। उसे देखते ही फेडरिका बुरी तरह से डर जाती है। शिन तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है और तभी एक जबरदस्त वहां पर धमाका होता है। अब जब धुआं हटता है तो हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई देती है। कई लोग उसी धमाके में मारे जा चुके थे। शिन कोशिश करता है कि फेडरिका यह सब न देखे, लेकिन उसकी नजर टूटे हुए शहर और लोगों की लाशों पर पड़ ही जाती है। शिन तुरंत एंड्रयू से कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ। अब जाते जाते फेडरिका रोते हुए सिर्फ एक ही बात कहती है, शिन प्लीज क्रिया की तरह मत बनना। अब दूसरी तरफ सेना के बड़े अधिकारी इस हमले की जांच कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि यह हमला किसी आम हथियार से नहीं हुआ, बल्कि यह था मार्फो, एक ऐसा विशाल रेलगन जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी हमला कर सकता था। उसकी सिर्फ एक गोली ने जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया और देखते ही देखते सैकड़ों सैनिक खत्म हो गए। अब सबको समझ आ गया था कि अगर मार्को को जल्दी नहीं रोका गया तो पूरा युद्ध हार सकते हैं। काफी चर्चा के बाद एक फैसला लिया जाता है। इस मिशन के लिए सबसे सही लोग 86 ही है। उधर कैफेटेरिया में 86 की पूरी टीम पिछली लड़ाई की बातें कर रही थी। सबने एक बात नोटिस की थी, जब शिन लड़ता है तो वह इतना खो जाता है कि उसे आसपास की कोई आवाज ही सुनाई नहीं देती। यहाँ तक कि फेडरिका उसे बार बार बुला रही थी, लेकिन उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। सबको उसकी यह आदत डराने लगी थी। बातों बातों में पता चलता है कि मार्फो अभी मरम्मत में है और उसे 2 महीने लगेंगे। फेडरिका कहती है, अभी थोड़ा आराम कर लो, जल्द ही असली युद्ध शुरू होगा। लेकिन हम देखते हैं कि कुरेना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में कहती है, हमें बेचारा समझकर अलग मत रखो, हम भी बाकी सैनिकों की तरह
है। अब उसे किसी की दया नहीं चाहिए थी। इसी बीच शिन के पास एक चिट्ठी आती है। यह चिट्ठी नीना ने भेजी थी, यानी यूजिन की छोटी बहन। हम देखते हैं कि शिन उसे खोलने ही वाला था कि उसके दिमाग में फिर से आवाज गूंजने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यूजिन उससे पूछ रहा हो, मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया। फिर एक एक करके उसके मरे हुए साथी भी सामने आने लगते हैं। सब उसे घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो, हम क्यों मर गए और तुम अब भी जिंदा हो। इन आवाजों से शिन का सिर फटने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे तुरंत जनरल ने बुलाया था। क्या तुम सच में लीजन की आवाजें सुन सकते हो? हाँ, साफ साफ सुन सकता हूँ। अब दोस्तों यहीं से सब कुछ चेंज हो जाता है। जनरल कहता है कि अब एक खास मिशन शुरू होने वाला है। इस मिशन में फेडरेसी अकेली नहीं होगी। रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया समेत कई देश मिलकर मार्गो को खत्म करेंगे और इस मिशन का सबसे अहम सदस्य होगा शिन। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेटे इस फैसले से खुश नहीं थी। वह पूछती है, हर बार सबसे खतरनाक मिशन ET6 को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि यही लोग इसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसी समय शिन के दिमाग में उसके मरे हुए साथियों की आवाज गूंजती है। वे धीरे से कहते हैं, क्योंकि हम 86 हैं। अब कुछ पल के बाद वे आवाजें भी हमेशा के लिए शांत हो जाती है। शिन पहली बार खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करता है। तभी उसे अचानक लेना की याद आती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे लेना उसे कह रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। हम देखते हैं कि शिन अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर लगने लगा था कि शायद यह उसका आखिरी मिशन होगा। रास्ते में ग्रेटे एक बार फिर उसे समझाती है। वह चाहती थी कि 86 अब युद्ध छोड़ दे और नॉर्मल जिंदगी जिए। लेकिन शिन साफ शब्दों में कहता है, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इतना कहकर वह गाड़ी से उतर जाता है। अब वह सीधे असॉल्ट टीम का हिस्सा बन चुका था। हालांकि कई अधिकारी इस मिशन के खिलाफ थे, लेकिन 86 के सभी सैनिक बिना डरे इसके लिए तैयार हो गए। उनका मानना था कि अगर किसी को यह काम करना है तो वह सिर्फ वही कर सकते हैं। जब अंश को ये खबर मिलती है तो वह बहुत ही नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि फिर से 86 को सिर्फ मरने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अधिकारियों का कहना था, हम उन्हें इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि वे 86 हैं, बल्कि इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वे सबसे काबिल हैं। बट इसके बाद फिर भी अंश साफ कहता है, अगर मुझे जरा भी लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं यह मिशन रुकवा दूंगा। अब कुछ समय के बाद ग्रेटे पूरी टीम को दुश्मन के इलाके में बने एक गुप्त अड्डे पर ले जाती है। वहाँ पहुंचकर वह सबको एक खास विमान दिखाती है। यही विमान उन्हें सीधे मार्को के पास पहुंचाएगा। ग्रेटे बहुत ही एक्साइटेड होकर उसकी खूबियां बताती है। उसे भरोसा था कि शिन की खास शक्ति की वजह से यह मिशन सफल होगा। लेकिन फेडरिका अब भी डरी हुई थी। वह कहती है, मान लो हम मार्फो को हरा भी दे, अगर वापस ही नहीं लौट पाए तो। अब यहाँ पर शिन कहता है, हमें शुरू से पता है कि यह मिशन आसान नहीं होगा। अब उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाद में शिन फेडरिका के कमरे में जाता है। उसे पता चलता है कि उसके लगातार विरोध करने की वजह से उसे वापस मुख्यालय भेजने का फैसला लिया गया है। अब शिन उससे पूछता है, तुम तो किरिया को बचाना चाहती थी, फिर अब पीछे क्यों हट रही हो? अब ये सवाल सुनते ही फेडरिका की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि सच तो यह था, वह किरिया को बचाना चाहती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह शिन को खोना नहीं चाहती थी। मार्फो की तरफ बढ़ते हुए पूरी टीम थोड़ी देर के लिए रुकती है और खाना खाने लगती है। इसी दौरान शिन अपनी पुरानी पिस्तौल फेडरिका को दे देता है। पहले तो उसे समझ ही नहीं आता कि शिन ऐसा क्यों कर रहा है। शिन शांत आवाज में कहता है, अगर इस मिशन में हम वापस नहीं लौटे तो शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, यानी अगर सब कुछ गलत हो गया तो आखिरी फैसला उसे खुद लेना होगा। अब यहाँ पर फेडरिका समझ जाती है कि यह पिस्तौल शिन के लिए कितनी खास है। वह उसे अपने पास रख लेती है, लेकिन वह वादा भी करती है, मैं इसे तुम्हें वापस दूंगी क्योंकि हम सब जिंदा लौटेंगे। अब थोड़ी देर के बाद राइडन शिन को सबसे अलग ले जाता है। वह कहता है, तुम फेडरिका को लेकर वापस चले जाओ, क्योंकि दोस्तों शिन के पास एक ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से लीजन उसे आसानी से पकड़ नहीं पाता। राइडन को पिछली लड़ाई याद थी जब शिन किसी और इंसान की तरह लड़ रहा था, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन शिन उसकी बात हंसकर टाल देता है। वह कहता है, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम सब वापस चले जाओ, मैं अकेला मिशन पूरा कर लूंगा। बस दोस्तों यहीं पर राइडन बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। वह शिन को पकड़कर दीवार से लगा देता है और गुस्से में पूछता है, तुम हमेशा अकेले मरने क्यों जाना चाहते हो? हम देखते हैं कि उसकी आवाज में गुस्सा कम और अपने दोस्त को खोने का ज्यादा डर था। वह शिन को उसके भाई रे की याद दिलाता है और पूछता है, क्या तुम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं कि इस बार शिन के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर के बाद राइडन अपनी असली बात बताता है। वह कहता है, मैं लड़ता हूँ क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी
86 टीम तुम्हारे साथ आखिरी तक लड़ना चाहती है। पर उन्हें क्या पता था कि बाकी सभी साथी छिपकर उनकी पूरी बातें सुन रहे थे। सब जानते थे कि शिन ने अपनी जिंदगी में कितना कुछ खोया है, अपने भाई की नफरत, दोस्तों की मौत और हर बार अकेले बच जाने का दर्द। इसलिए अब वे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। आगे बढ़ते हुए कुछ देर के लिए सभी लोग रुक जाते हैं। चारों तरफ फैली हरियाली और शांत जंगल देखकर फेडरिका अचानक कहती है, काश मैं एक बार समुद्र देख पाती। अब ये सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है उनमें से किसी ने भी आज तक समुद्र देखा ही नहीं। अब शिन कुछ यहाँ पर कहना चाहता है, लेकिन फिर वह चुप हो जाता है। तभी उसके दोस्त मुस्कुराकर कहते हैं, अरे यार, युद्ध खत्म होने के बाद हम सब साथ में समुद्र देखने चलेंगे। अब पहली बार फ्यूचर की बात सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसी समय बाकी सभी आराम कर रहे थे, लेकिन शिन हमेशा की तरह पहरा दे रहा था। उसके साथ सिर्फ फिडो था। कुछ देर के बाद फेडरिका भी उसके पास आकर बैठ जाती है। वह जंगल की तरफ देखकर कहती है, ये जंगल कितने सुंदर है। हाँ, सुंदर है क्योंकि यहाँ इंसान नहीं है। फिर वह अपनी सबसे गहरी बात बताता है। वह कहता है, मेरे अंदर अब कुछ बचा ही नहीं, न कोई सपना, न कोई उम्मीद, यहाँ तक कि समुद्र देखने की भी कोई इच्छा नहीं है। अब फेडरिका हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। शिन आगे उससे कहता है, जब हम रिपब्लिक से बचे थे तब मैं खुश था। अब यहाँ पर फेडरिका मुस्कुराने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल शिन कहता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि हम मरने वाले हैं, लेकिन हम बच गए और मुझे आज तक समझ ही नहीं आया क्यों। अब वह धीरे से माफी मांगता है, सॉरी, मैं कीरिया जैसे इंसान नहीं बन पाया। लेकिन फेडरिका उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि शिन जितना दिखाता है उसके अंदर उससे कहीं ज्यादा दर्द छिपा हुआ है। इसी बीच हम देखते हैं कि लीजन को उसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है और कीरिया को आदेश मिलता है, शिन को खत्म कर दो। अब यहाँ पर असली युद्ध शुरू हो चुका था। रास्ते में लीजन अचानक हमला कर देता है। सबसे पहले अंजू का रेगिन लिफ्ट चट्टान से नीचे गिर जाता है, पर खुशकिस्मती से वह बच जाती है। लेकिन अब आगे नहीं जा सकती थी। वह खुद पीछे रुकने का फैसला करती है ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सके। हम देखते हैं कि शिन को मजबूरी में उसे वहीं छोड़ना पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद एक और लीजन दस्ता उनका रास्ता रोक लेता है। इस बार थियो आगे आता है। वह कहता है, तुम लोग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ, और अकेला दुश्मन से भिड़ जाता है। अब टीम के मेंबर एक एक करके पीछे छूटने लगे थे। उधर कीरिया समझ चुका था कि शिन की टीम छोटी होती जा रही है। वह खुद मैदान में उतरने की तैयारी करने लगता है। तभी एक और हमला होता है और इस बार कुरेना आगे आती है। वह दुश्मनों को रोकने के लिए खुद पीछे रह जाती है ताकि शिन और राइडेन आगे बढ़ सके। कुछ ही सेकंड्स के बाद मार्फो की विशाल लेजर बीम उनके बिल्कुल पास से गुजरती है। धमाका इतना बड़ा था कि शिन को डर लगने लगता है, कहीं कुरेना भी। लेकिन अब रुकने का समय नहीं था। अचानक लीजन फेडरिका और राइडेन पर हमला कर देता है। अब यह देखकर शिन तुरंत फैसला लेता है। वह फेडरिका को फिडो के अंदर बैठाता है और कहता है, इसे तुरंत बेस लेकर जाओ। हम देखते हैं कि फेडरिका लाख मना करती है, लेकिन फिडो उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब शिन पूरी तरह से अकेला था। वह आखिरकार उस जगह पहुँच जाता है जहाँ से पहली बार उसे मार्फो साफ दिखाई देता है। उस विशाल रेलगन को देखकर हर किसी के कदम रुक जाते हैं, लेकिन शिन नहीं रुकता। उसकी आंखों में फिर वही पागलपन लौट आया और अगले ही पल वह अकेला ही मौत के उस दैत्य की तरफ दौड़ पड़ा। और दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होने वाली है शिन और मार्फो की सबसे खतरनाक लड़ाई।